तो स्टार्ट करते हैं हम तुगलक वंश। तुगलक वंश के अंदर हमने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ लिया था। नेक्स्ट शासक बनता है तुगलक वंश के अंदर फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट शासक बनेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक शासक कब बना? तो 1351 ईस्वी के अंदर शासक बना और कब तक रहा था? 1388 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक शासक रहा था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहला जो राज्याभिषेक होता है फिरोज शाह तुगलक का, वह पहला राज्याभिषेक ठट्टा के अंदर होता है। पहला राज्याभिषेक कहां पर होता है? तो पहला राज्याभिषेक ठट्टा में होता है, जबकि दूसरा जो राज्याभिषेक होता है वो दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के अंदर होता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पहला राज्याभिषेक ठट्टा में, दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट इसने 2 नए विभागों की स्थापना की थी। तो इन्होंने अनाथ स्त्रियों, विधवा व मुस्लिम महिलाओं की सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान-ए-खैरात। कि फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं व मुस्लिम महिलाओं की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो आंसर करेंगे दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना। नेक्स्ट है इन्होंने दासों की देखभाल के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। उस विभाग का नाम था दीवान-ए-बंदगान। क्वेश्चन आया कि दीवान-ए-बंदगान विभाग क्या था? तो दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग बनाया था। जबकि क्वेश्चन ऐसा आए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दासों की संख्या किसके शासनकाल में थी, तब भी आंसर करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या थी। और फिरोज शाह तुगलक के समय में कुल दासों की संख्या कितनी थी? तो 2 लाख दासों की संख्या थी जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो ऐसा मत कर देना कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तो जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के भाई रजब का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक किसका पुत्र था? तो गयासुद्दीन तुगलक के भाई रजब का पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। क्वेश्चन आए कि उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर को किसने तोड़ा था? तो किसने तोड़ा? फिरोज शाह तुगलक ने। कब तोड़ा था? तो 1360 ईस्वी में। इन्होंने ही नगरकोट के अंदर ज्वालामुखी मंदिर को भी ध्वस्त करवाया था। नगरकोट के प्रसिद्ध मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। इस ज्वालामुखी मंदिर को भी किसने तोड़वाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त करवाया था। कब करवाया? 1361 ईस्वी के अंदर। नगरकोट कहां पर है? तो नगरकोट है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कि नगरकोट कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसने इस ज्वालामुखी मंदिर से कुछ ग्रंथ चुराए थे, यानी कि ग्रंथ लूटे थे, और उन ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों को दलायते फिरोज शाही नामक ग्रंथ के अंदर अनुवाद करवाया था। कि ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों को दलायते फिरोज शाही नामक ग्रंथ में अनुवाद करवाया था। जबकि इसकी जो स्वयं की जो आत्मकथा थी फिरोज शाह की, उस आत्मकथा का नाम था फतुहात-ए फिरोज शाही। कि फिरोज शाह की आत्मकथा का क्या नाम था जो फिरोज शाह ने लिखी थी? उसका नाम था फतुहात-ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक कर हटाए थे। कि 24 कष्टदायक कर
किसने हटाए थे? तो 24 कष्टदायक कर फिरोज शाह तुगलक ने हटाए थे और इन्होंने मात्र 4 कर रखे थे। और 4 कर कौन से थे? एक कर था, ध्यान रखना, खराज। खराज के पश्चात में था खुमस। खुमस के पश्चात में था जजिया। जजिया के पश्चात में था ज़कात। ये 4 कर लागू रखे थे फिरोज शाह तुगलक ने। अब पहली बात हम ये करते हैं कि ये खराज कर क्या था। तो खराज कर था, ध्यान रखना, गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला भूमि कर। कि गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज कर कहलाता था। खुमस कर क्या था? तो लूटे हुए धन से लिए जाने वाला कर। लूट के धन से लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? खुमस, या इसे कहते हैं खमस। खुमस या खमस। फिर था जजिया। जजिया का था, ध्यान रखना, गैर मुस्लिम या गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जजिया कर कहलाता था। जबकि ज़कात कर क्या था? तो ज़कात कर था, ध्यान रखना, मुस्लिम से लिए जाने वाला धार्मिक कर। कि मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? ज़कात। गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जजिया। जबकि खुमस क्या था? लूट का धन। और खराज क्या था? गैर मुस्लिम से भूमि कर जो दिया जाता था वो खराज कर कहलाता था। कुल 24 कष्टदायक इसने हटाए थे, जिसमें से इसने 4 कर रखे थे। 24 हटाने के पश्चात 4 कर, वो खराज, खुमस, जजिया और ज़कात। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ही सिंचाई के लिए 5 लंबी नहरों का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के अंदर सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो आंसर करेंगे फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। और सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर करेंगे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक से कि फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग लगवाए थे। कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 के आसपास इसने फलों के क्या लगाए थे? बाग लगवाए थे, तथा 300 नए नगर बसाए थे। कि फिरोज शाह तुगलक ने कुल कितने नगर बसाए? तो 300 नए नगर बसाए थे। और उन 300 नए नगरों में इंपोर्टेंट जो नगर थे वो था फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद। कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 300 कुल नए नगर बसाए गए, जिनमें प्रमुख नगर कौन से थे? तो फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर व फतेहाबाद। और फिरोज शाह तुगलक को सर्वाधिक जो पसंदीदा जो नगर था वो फिरोजाबाद था। फिरोज शाह तुगलक ने ही सैन्य पद को वंशानुगत कर दिया था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सैन्य पद को वंशानुगत किया था? तो सैन्य पदों को वंशानुगत करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिरोज शाह तुगलक से कि फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक के भाई रजब का पुत्र था। इसका राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक ठट्टा में हुआ था, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के अंदर हुआ था। इसने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं व मुस्लिम महिलाओं की सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवाने खैरात। फिर दासों की देखभाल के लिए इसने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की, जबकि इसी के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या थी। 2 लाख दास इसके दरबार में रहते थे।
नेक्स्ट है कि उड़ीसा की पूरी जगन्नाथ मंदिर को किसने तोड़वाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किसने करवाया था? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक ने। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़वाकर ईसाइयों को मांस तोड़ने के लिए किसने दिलवाया था? तो सिकंदर लोदी था। और इसे तोड़वाया किसने था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। यहां से जो इसने ग्रंथ लूटे थे उन ग्रंथों को दलायत फिरोज शाही के अंदर अनुवाद करवाया। इसने अपनी आत्मकथा फतवाहात ए फिरोज शाही लिखी थी। इसने कुल 24 कष्टदायक कर हटाए, जिनमें से 4 कर रखे थे खराज, खुमस, जजिया और जकात। सिंचाई के लिए 5 लंबी नहरों का निर्माण करवाया। 1200 के आसपास इसने फलों के बाग बनवाए थे। 300 नए नगर बसाए और उनमें से फिरोजाबाद इसका सबसे पसंदीदा नगर था। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया लागू करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात में तुगलक वंश का शासक बनेगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पढ़ते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात में शासक बनेगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। यह शासक बनता है 1388 ईस्वी में और शासक रहता है 1414 ईस्वी। इसके लिए प्रश्न यह है कि यह तुगलक वंश का अंतिम शासक है। क्वेश्चन आए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में ही तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया था। तो ध्यान रखना 1398 ईस्वी के अंदर नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसी के समय के अंदर एक नए राज्य की स्थापना होती है, स्वतंत्र राज्य की, और वह राज्य था जौनपुर। जो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने नया नगर बसाया था, उसी जौनपुर को नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी जाती है। और स्वतंत्र राज्य की घोषणा कौन करता है? तो ध्यान रखना मलिक सरवर करता है। मलिक सरवर ने जौनपुर राज्य को स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जौनपुर स्वतंत्र राज्य किसके शासनकाल में बना था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु कब होती है? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु होती है 1412 ईस्वी के अंदर। यहाँ पर ध्यान रखना, लिख लेना 1412 कि 1388 से 1412 ईस्वी तक नासिरुद्दीन मोहम्मद शासक था। किंतु 2 वर्षों तक अन्य किसी समाज ने वंश ने अधिकार नहीं किया था। इसके पश्चात में जो नया वंश आता है वो वंश होता है सैयद वंश। तो सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर स्थापना करता 1414 ईस्वी में। तो यही नासिरुद्दीन से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में 1398 में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जौनपुर को स्वतंत्र राज्य की घोषणा इसके शासनकाल में हुई थी। किसने की थी? तो मलिक सरवर ने की थी। और नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु कब होती है? तो 1412 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे एक नया राजवंश। तो तुगलक वंश के पश्चात में दिल्ली सल्तनत के अंदर एक नया वंश आता है। उस वंश का नाम है सैयद वंश। और सैयद वंश की स्थापना होती है 1414 में। सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? तो खिजरा खां करता है। खिजरा खां 1414 ईस्वी के अंदर शासक बनता है और 1421 तक दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करता है। और यही एक नए वंश की स्थापना कर देता है, सैयद वंश की। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिजरा खां। इन्होंने ही सैयद वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि खिजरा खां ने कभी भी सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। कि खिजरा खां ने किसकी उपाधि धारण की? तो रैयत ए आला। कई जगह आपको मिलेगा नाम रैयत ए अली।
की उपाधि किसने धारण की थी? तो खिजरा खान ने उपाधि धारण की थी। क्यों नहीं की इसने सुल्तान की उपाधि? तो वह स्वयं को तैमूरलंग का सेनापति मानता था, तैमूरलंग के अंडर के अंदर ये कार्य करता था। तो इसने ये स्वयं को क्या मानता था? तैमूरलंग का सेनापति। और ये सेनापति था भी किसका? तो तैमूरलंग। तैमूरलंग जब भारत से गया तो इसने दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना कर दी, सैयद वंश की, जबकि खिजरा खान तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। तैमूरलंग का पुत्र कौन था? तो शाहरुख। शाहरुख को कर भेजा करता। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं खिजरा खान से कि खिजरा खान सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 से 1421 तक ये शासन रहा था। इन्होंने रे के आला की उपाधि धारण की थी। तैमूरलंग का ये सेनापति था और तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को ये कर भेजा करता था। नेक्स्ट, खिजरा खान के पश्चात में जो शासक बनता है सैयद वंश का, उसका नाम होता है मुबारक खान। मुबारक खान। और मुबारक खान शासक बनता है 1421 ईस्वी के अंदर और शासक रहता है 1433 ईस्वी। मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की थी। शाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आए कि सैयद वंश की किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी? तो शाह की उपाधि मुबारक खान ने धारण की थी और इसका पूरा नाम हो गया मुबारक शाह। कि मुबारक खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो शाह की उपाधि धारण की। पूरा नाम बाद में क्या बन गया? मुबारक शाह बन गया। मुबारक शाह ने अपने नाम पर मुबारकाबाद नगर बसाया। किसने अपने नाम पर कौन सा नगर बसाया? तो यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर बसाया था तथा यमुना नदी के किनारे इसने अपने नाम पर ये नगर यमुना नदी के किनारे बसाया था मुबारकाबाद, और अपने ही नाम पर इसने मुबारक शाह नामक सिक्के जारी किए थे। इसने अपने नाम पर क्या जारी किए थे? तो मुबारक शाह नाम से सिक्के जारी किए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मुबारक खान से संबंधित पर्सन की 1421 से 1433 में शासक बना। शाह की इसने उपाधि धारण की थी और मुबारकाबाद नगर बसाया तथा इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट बनता है मुबारक खान के पश्चात में मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, एक है ध्यान रखना मुबारक शाह, एक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह शासक कब बनता है? तो 1433 में। शासक रहता है कब तक? 1443 में। मोहम्मद शाह से वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो ये है कि मोहम्मद शाह ने बहलोल को खान ए खाना की उपाधि दी थी। खान ए खाना कि बहलोल को खान ए खाना की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने दी थी तथा मोहम्मद शाह ने बहलोल को अपना पुत्र घोषित किया था। कि मोहम्मद शाह ने बहलोल को अपना क्या घोषित किया था? पुत्र। और बाद में यही बहलोल लोधी वंश की स्थापना कर देता है जो एक अफगान होता है और इसे इसने खान ए खाना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन बनता है? तो ध्यान रखना अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है 1443 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। तो इससे संबंधित आपको पर्सन ध्यान में यही रखना है कि अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश से संबंधित है, तो हमारे माइंड में एक ही आता है अलाउद्दीन खिलजी कि खिलजी वंश से है। नहीं, ये अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश से संबंधित है और सैयद वंश का ये अंतिम शासक है। इसके पश्चात में दिल्ली संगम पर एक नए वंश की स्थापना होती है और वह वंश होता है लोधी वंश, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी करता है। कल के दिन में हम पढ़ेंगे लोधी वंश। तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें।